चलें, वो जो प्रीवियस इनहेरिटेंस वाली क्लास थी उसमें आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई नहीं है क्वेश्चन तो चलें एक ना फिर और इसी को ही आज मज़ीद ना एक थोड़ा सा कुछ और टाइम इसके ऊपर लगाते हैं। वो ये है कि एक और मैंने एग्जांपल क्रिएट की थी। ये देखिएगा, ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, अक्सर आपको ये नेट के ऊपर मिल जाती होगी। इसमें सर ना ये स्टूडेंट्स का एक्सेप्ट कीजिएगा, वो ज्वाइन कर रही है। एक मिनट, ये जी अच्छा, ये ना एक एग्जांपल है, वो इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को ही समझाने के लिए है। तो इसको इसमें देखिएगा कि जो टॉप पे क्लास हमारे पास नज़र आ रही है ना, वो शेप क्लास है। यानी यहाँ पे विजिबल नहीं है, इसके ऊपर आप एज्यूम करें कि टॉप पे एक शेप क्लास है, उसकी दो सब क्लासेज हैं, एक 2D शेप्स हैं और 3D शेप्स हैं। तो अब जो 3D शेप्स हैं इनका कॉमन बिहेवियर क्या हो सकता है कि 3D शेप में सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, और जो 2D शेप्स हैं इसके अंदर एरिया और ड्रॉ का फंक्शन हो सकता है। ठीक सर है स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी। स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई? ओ, मैं यस। समझ रहा था कि स्क्रीन शेयर हुई है। हम्म, अब मेरे ख्याल में विजिबल हो गई है। तो मैं ये बता रहा था कि एक दूसरी एग्जांपल है जो इनहेरिटेंस के हवाले से ही है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, न्यू ऐड हो रही हैं। सपोज करें इसके ऊपर ना यहाँ टॉप पे ये मिस हो गई है, यहाँ से मैं ये ऐसी बनवाई थी ये। तो यहाँ पे शेप क्लास है और उसके नीचे जो शेप 2D है, देन शेप 3D है, फिर इसके नीचे जो सर्कल रेक्टेंगल है, और इसी तरह से जो 3D है इसके नीचे स्फीयर, क्यूब, ये डिफरेंट जो सब क्लासेज हैं ये हो सकती हैं। अगर हम इसकी UML क्लास डायग्राम देखें तो UML क्लास डायग्राम भी आपके कोर्स का पार्ट भी है और आपको उसकी समझ भी आनी चाहिए। तो एक मिनट, UML क्लास डायग्राम में अगर इसको ये देखिएगा, तो जो UML क्लास डायग्राम होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसके ऊपर ना ये शेप क्लास है। शेप जावा की क्लास है जिसका कलर हो सकता है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर हो सकता है, उसके अंदर डिस्प्ले कलर का फंक्शन हो सकता है, गेट शेप टाइप, ये कुछ फंक्शन है। ठीक है, अगर हम शेप की सब क्लास देखें, इसको UML डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे ना ये क्लास का नेम है और इसके अंदर अंदर ये सब क्लास है। ये जो इनहेरिटेंस का सिंबल होता है ये हाफ डायमंड है, इस तरह फिर एम्प्टी एरो कह लें, इसको फील्ड नहीं कह, एम्प्टी एरो कह लें। बहरहाल एरो इस तरह से अपवर्ड जो है ना ये उसकी सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन शेप 2D है, जितनी भी 2D शेप्स होती हैं उसके अंदर एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है। फिर अगर थोड़ा सा और इसकी सब क्लासेस में जाएं तो ये एक रेक्टेंगल क्लास है, सर्कल क्लास है और ट्राइंगल क्लास है। हर क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, लेंथ है, विड्थ है। अच्छा, जब हम शेप 2D पे होते हैं ना, ये वाली शेप 2D पे होते हैं, तो हमें ना ये कंफर्म नहीं होता कि एरिया का मेथड क्या होगा। यानी कि ये पता होता है कि एरिया का मेथड होता है इसके अंदर, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास सर्कल है तो उसका एरिया का मेथड डिफरेंट होगा, और अगर हम ट्राइंगल लें तो उसका डिफरेंट होगा, रेक्टेंगल का डिफरेंट होगा। तो मतलब ये है कि शेप के अंदर एरिया का मेथड है भी सही, लेकिन अभी कंफर्म या श्योर भी नहीं है कि वो कैसे होगा। अगर दूसरी साइड पे आए हम, तो इस साइड पे ये 3D शेप्स हैं, ये UML डायग्राम्स हैं। ये आप प्लांट UML सर्वर एक होता है उसके ऊपर आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे ये शेप 3D है और शेप 3D
ये पहला जो है कंस्ट्रक्टर है, इसको लिखते हम इसी तरह से हैं, पहले एट्रीब्यूट का नेम, देन उसकी टाइप का नेम, कॉलन लगाते हैं बीच में, फिर सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम है। तो यानी कि जो 3D शेप्स होती हैं उसके अंदर एडिशनली क्या होता है, सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम, जो कि उसमें नहीं था। लेकिन इशू ये है कि जो 2D शेप है उसके अंदर एरिया होगा, पैरामीटर होगा, और जो 3D शेप है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो इसके अंदर ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम होगा। तो इस बात को समझिएगा कि शेप की प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर में एरिया का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी आपको श्योर नहीं है कि उसकी जो, जैसे आप प्रोडक्ट की एग्जांपल देख लें जो, या हमने रिसेंट प्रीवियस क्लास में कौन सी एग्जांपल देखी थी जो कल वाली थी, कोई अगर आप में से बताए कौन सी एग्जांपल थी कल, मेरे विजन से निकल गया। तो चलें कोई भी एग्जांपल है, सपोज करें एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे सैलरी क्या होगी। तो ये जो शेप 2D क्लास है और ये शेप 3D क्लास है, दीज आर सब क्लासेस ऑफ शेप क्लास। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस साइड पे जाएं तो ये हमारे पास क्यूबॉइड है, और लास्टली जो है वो एक क्लास जो है वो मेरे ख्याल में सिलेंडर है, मेरे ख्याल में स्फीयर है, स्फीयर। तो स्फीयर की क्लास है। तो ये ना एक हायरार्की है, इसको हम यूएमएल क्लास डायग्राम भी कह सकते हैं। ये थोड़ी सी तरह से ट्रिम हो गई है। मैं एक मिनट, इसका एक और वर्जन मेरे पास पड़ा था, वो मैं देखता हूँ अगर कंप्लीट वर्जन। हाँ, ये देखिएगा, ये उसमें वो थोड़ी सी कट गई है, इसमें इसको देखें। तो ये स्फीयर है, ये क्यूबॉइड है। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो क्लासेस हैं, ये वाली शेप 2D और शेप 3D, ये समझ रहे हैं। ये वाली एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह देखें तो ये एक यूएमएल क्लास डायग्राम है। टॉप पे पेरेंट क्लास है, 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, फिर नीचे जो है वो 5 सब क्लासेस हैं उसकी। 3 शेप 2D की हैं और 2 जो हैं शेप 3D की हैं। तो अब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो शेप क्लास है इसको इस तरह से बनाया हुआ है कि इसके अंदर कुछ मेथड डिफाइन नहीं किए, या उसको हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन के नेम्स मौजूद हैं, सिग्नेचर मौजूद हैं, लेकिन वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। जैसा कि ये एक फंक्शन है गेट शेप टाइप, देख रहे हैं यहाँ पे गेट शेप टाइप। फिर मैं इसको ये करूँ, ये वाला, तो गेट शेप टाइप, तो जो टाइप होगी वो रिटर्न करनी है ना। तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये क्या होगा। हाँ, शेप कंस्ट्रक्टर भी कंफर्म है, वो इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, डिस्प्ले वाला भी हो सकता है, लेकिन क्या चीज़ कंफर्म नहीं हो सकती, गेट शेप टाइप। मिसाल के तौर पे इसकी कोई सब क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसने जो चीज़ रिटर्न करनी है वो अपनी शेप के मुताबिक करनी है। तो अब मैं अगर इसके कोड की तरफ आऊँ, ये वही कल वाली ही चीज़ें हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो इंटेलिजे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शेप क्लास क्रिएट करता हूँ। इसको देखते जाइएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करें जी, ये इसको मैं शेप क्लास का मैं कुछ मतलब कोड लिखता हूँ या उसको क्रिएट करता हूँ, तो फ़िलहाल के लिए अगर मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर दूँ, ये देखिएगा, ये 2-3 चीज़ें मैंने ऐड कर दी। कलर है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर है, और उसका वो कलर ऐड कर दिया। एक और चीज़ जो यहाँ पॉसिबल हो सकती है वो ये है कि मुझे एक फंक्शन ऐड करना है
पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग जी जी। प्रोटेक्टेड के बारे में बता हाँ दीजिएगा ये मैं बताता क्या। हूँ, मेरे जहन में था लेकिन वो अभी मैंने कहा ये कंप्लीट कर दूँ बता दूँ। अच्छा अब ये है, तो यहाँ पे मैं एक मिनट, किसी बच्चे ने शायद ज्वाइन किया। नहीं है कोई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं रिटर्न उसका कोई नेम है जो फिलहाल हमारे लिए अननोन है। तो ये वैसी ही क्लास है जैसी हमने कल क्रिएट की थी, सिंपली वैसी ही क्लास है। एक एडिशनल चीज़, ये प्रोटेक्टेड के बारे में पूछा है, तो प्रोटेक्टेड एक एक्सेस मॉडिफायर है जो इसकी जो भी सब क्लास होगी उसको इसकी एक्सेस देगा, यानी कि ये वाला जो प्रोटेक्टेड है ये वहाँ एक्सेसिबल होगा, ये कलर सब क्लास में एक्सेसिबल होगा, चाहे वो किसी फोल्डर किसी पैकेज के अंदर मौजूद है। तो मतलब ये पब्लिक से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये अदर पैकेजेस में एक्सेस देता है प्रोवाइडेड कि वो जो क्लास एक्सेस कर रही है वो इसकी सब क्लास हो। ठीक है सर जी जी। एक दफ़ा रिपीट कर देंगे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वाला। देखें प्राइवेट तो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता, जो प्रोटेक्टेड है ना उसमें ये होता है कि अगर कोई भी क्लास जो कि उससे इनहेरिट हो रही है उसके अंदर वो एक्सेसिबल होगा, चाहे वो सेम पैकेज में है या अदर पैकेजेस में है। सेम पैकेज को आप यूँ समझें कि सेम फोल्डर के अंदर है या किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो एक्सेसिबल होगी। तो इसीलिए आप ज़रा इसको ऐसे समझें कि सबसे फ्लेक्सिबल जो एक्सेस मॉडिफायर है वो कौन सा था, पब्लिक। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो आता है ना वो प्रोटेक्टेड आता है, क्योंकि इसकी एक्सेस विद इन पैकेज भी होती है और अगर अदर पैकेजेस में क्लासेस हैं और वो उसको इनहेरिट कर रही हैं तो वहाँ भी होती है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सेस मॉडिफायर है ये जहाँ जहाँ इनहेरिटेंस हो रही होगी वहाँ इस वेरिएबल की एक्सेस दे देगा। अब इतना समझ, जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, लेकिन अब ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और मैं इसकी सब क्लास क्रिएट करता हूँ, सपोज करें मैंने एक सब क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं एक सब क्लास क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ शेप 2D। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ शेप 2D। अब इसको एक्सटेंड करते हैं शेप से। अब जब इसको एक्सटेंड करेंगे शेप से तो इसमें एक मिनट, इसमें एरर क्या आ रहा है कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है तो आपको इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये एरर फ़िलहाल के लिए उसी कंस्ट्रक्टर का है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर 1 आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो इसकी कंस्ट्रक्टर कॉल को आपने मेक श्योर करना है। तो मैं अगर इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर दूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो शेप क्लास है इसके अंदर अगर मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर ऐड कर दूं तो वो कुछ ऐसा बन गया। तो ये सब क्लास है। अब अगर मैं इस सब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डेमो में, कौन सी क्लास है, शेप 2D। ये मैंने एक शेप क्रिएट कर ली। अब मैं अगर ये जो मेन क्लास है इसमें बता आता हूँ कि ये जो शेप, ये जो टाइप है उसका नाम शेप है। तो अगर मैं चाइल्ड क्लास में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेप 2D डॉट गेट शेप टाइप, तो ऑब्वियसली ये क्या प्रिंट करेगा कि ये शेप को, इसको प्रिंट कर देगा कि शेप है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे शेप 2D आना चाहिए था। अब इसकी आउटपुट आएगी, आप देख लीजिएगा कि चूंकि जो उसकी पेरेंट टाइप है उसके अंदर वो हमने उसको फिक्स कर दिया हुआ है, तो
उसकी वजह से यहाँ पे शेप 2D नज़र आएगा। एक मिनट ज़रा ये रन हो जाए तो फिर इसको आप देख लें। ये देखिए शेप आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन और जो चाइल्ड क्लास है वो उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेती है, तो वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, वो नहीं है जो चाहिए थी। तो अब हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन इधर होना भी चाहिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो जो वहाँ पे शेप प्रिंट हुआ है आउटपुट में, वो शेप प्रिंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसकी जगह आना चाहिए था शेप 2D। तो ये एक ना उसके अंदर फॉल्ट है। तो इसको मैं ज़रा रीरन करता हूँ। ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे आउटपुट आई है ये नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ शेप 2D आना चाहिए था। लेकिन चूंकि पेरेंट टाइप में ये फंक्शन बनाना भी ज़रूरी है और बनाना, अब उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब जब डेफिनेशन ख़त्म कर देते हैं तो जो पहले फंक्शन था, यानी कि जो ये फंक्शन था, ये वाला, इसे हम कहते हैं ये कंक्रीट फंक्शन है। यानी करंटली जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं ये कंक्रीट फंक्शन है। अब जब कंक्रीट फंक्शन बनाएंगे तो जो चाइल्ड क्लास होगी उसके बाद ऑप्शन होगी, उसकी मर्ज़ी है उसको डिफ़ाइन करे, मर्ज़ी नहीं है तो उसको ना डिफ़ाइन करे। तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में। लेकिन जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे तो आपको वर्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद होगा तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगी, क्योंकि वो कंप्लीट क्लास नहीं होगी। तो जब किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद होगा, जैसे कि आप अगर इसको देखें तो इसके साथ ये ए जो लगा हुआ है ना, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये, इसका मतलब यही है कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इसके अंदर ये जो गेट शेप टाइप फंक्शन है ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये फंक्शन जो है वो बना दिया। अब इसके साथ होगा क्या कि इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इस क्लास का इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, कॉमन जो बिहेवियर है जैसे शेप है, डिस्प्ले कलर है, वो ये करेगा, लेकिन जो चाइल्ड क्लास होगी उसको फोर्स करेगा कि ये वाला जो फंक्शन है रीडिफाइन करें। अब रीडिफाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? जैसे अब मैं शेप 2D में आऊँगा तो ये मुझे एक्सप्लिसिटली एरर दे रहा है कि ये इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन को डिफ़ाइन करें। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इसको इस भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, या मैं क्या करूं कि उस फंक्शन को डिफ़ाइन करूं। तो फ़िलहाल मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट होगी, यानी पेरेंट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है और एक चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये मुझे पता है कि जो शेप 2D होती है ना, जो यानी कि शेप 2D है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एरिया का फंक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से अगर इसको दोबारा देखें तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर पैरामीटर का फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों फंक्शन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर इधर से आए तो मैं इस शेप से इस शेप 2D पे आ गया हूँ जो नीचे नज़र आ रही है। अब इसके अंदर एरिया भी है, पैरामीटर भी है, लेकिन दोनों स्टिल जो है ना वो अनडिफाइन है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे डिफाइन होंगे। अब शेप भी एब्स्ट्रैक्ट होगी, शेप 2D भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब हम जाते हैं इसकी डेमो में। अब जब डेमो में जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि ना आप शेप टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, शेप ये देखिए, यानी उसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कोई इनकम्प्लीट चीज़ होती है तो आप इसका वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सेम इज विद
शेप 2D। अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका फंक्शन भी कॉल नहीं कर सकते। तो ये यहाँ तक चीज़ के ख़त्म हो गई। अब हम सिर्फ इन दोनों के वेरिएबल्स बना सकते हैं। टॉप पे शेप क्लास होगी और ये शेप 2D होगी। अगर आप इधर देखिएगा, ये यहाँ देखें तो ये इसकी जो ये सिंबल उसने बनाया हुआ ना, ये वाला, इसके अंदर थोड़ी सी ब्रेक्स हैं, यानी डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ये डेमो में देखें तो ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब डेमो जो है वो कंक्रीट क्लास है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये शेप 2D है, ये मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा, फिर हम जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक शेप 3D क्लास भी है, यानी कि उसी एग्जांपल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। शेप 3D, अगेन ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दो फंक्शन हो सकते हैं। तो जब शेप 3D की बात करें तो बाकी चीज़ें उसमें ऐसी ही हैं जैसे पहले थी, लेकिन इसके अंदर ये कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये एडिशनल ऐड हो गई हैं। यानी कि शेप 3D है, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे शेप से, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि अब यूँ समझें कि 3 क्लासेस मौजूद हैं। अगर मैं यहीं से UML डायग्राम बना दूँ तो वो कुछ आपको ऐसी लगेगी कि ये शेप है, शेप 2D है और ये शेप 3D है। तो डेमो चूँकि अभी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है, तो डेमो जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये लेकिन ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी जावा की क्लास जिसके अंदर कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अंदर ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो आपको गेट शेप टाइप नज़र आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट है, बाकी जो है कंक्रीट फंक्शन है। अच्छा, ये जो इंटेलिजे है वो इसको ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता है, क्लास को भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर हम इसकी सब टाइप पे जाएं तो ये शेप 3D है, इसके अंदर वॉल्यूम है और सरफेस एरिया है, और इसके अंदर जो दूसरी है शेप 2D उसके अंदर एरिया और पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात कंप्लीट होगी। अब क्या करते हैं कि हम इसके अंदर ना जो शेप 2D है इसकी एक सब क्लास क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं सर्कल। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं शेप 2D से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, वो कह रहा है कि क्लास सर्कल मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। ये पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यानी कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं ये उनके लिए कंपलसरी कर रही है कि आपने इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं या तो उनको डिफ़ाइन करना है या इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। अगर हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फ़ायदा ये होगा कि उसकी अगर चाइल्ड क्लासेस बनानी है आपने तो उसको इम्पोज कर सकते हैं कि वो उसके वो फ़लाँ बिहेवियर जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस जी हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? अच्छा चलें, तो अब क्या हुआ कि अब अगर मैं सर्कल की बना रहा हूँ तो सर्कल में क्या चीज़ होती है, जो चीज़ आपको पता है कि सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है। जब रेडियस होता है तो फिर आपको ये भी पता है कि उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये भी पता है कि आप उसका पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर दूँ तो ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया, यानी कलर है, रेडियस है और ये जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ही। लेकिन अभी प्रॉब्लम मौजूद ये है कि वो एरर दे रहा है। वो कहता है जब तक आप वो दो फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे जिसमें एरिया का रेडियस, एरिया का पैरामीटर और जो उसका यानी क्या कहते हैं उसको, दो चीज़ें हैं ना। अब चूँकि इसको देखिएगा, अब ये दो फंक्शन है, एक एरिया है। अब आपको कंफर्म है ना कि जो एरिया का फंक्शन है सर्कल के एरिया का वो क्या होता है, वो यही होता है πr², और जो उसकी पैरामीटर है उसका फंक्शन यही होता है। इसी तरह से अगर हम उसके अंदर ऐड कर दें ये वाला फंक्शन भी
क्योंकि ये पेरेंट क्लास में शेप टाइप वाला वो था जो क्या कहते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट था। तो अब चूंकि हमें पता है कि ये शेप जो है शेप 2D है और कॉलन में इसको ले लेता हूँ कि ये उसकी सब टाइप सर्कल, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको देखें तो अगर मैं इसकी डायग्राम पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉप कर देता हूँ। अब सर्कल जो है वो सब टाइप बन गई शेप की, शेप 2D की। लेकिन अब ये कंक्रीट क्लास है, ये क्या है, कंक्रीट क्लास है और इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन डिफाइन है। एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ से आ रहा था, ये यहाँ पे देखिएगा ये वाला, और दूसरा जो है वो ये था और फिर ये था। अब ये तीनों के तीनों फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। अब क्या करते हैं, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है कि हम सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और उसको डाटा पास कर देंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दो चीज़ें उसको हम पास कर रहे हैं, एक उसका कलर है, सपोज करेंगे मैंने कलर इसको ब्लू पास कर दिया, और एक रेडियस है वो ये मैंने 30 इसको पास कर दिया। ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब मैं इसको c1.getShape टाइप कॉल करता हूँ। यहीं से मैंने इसकी ज़रूरत क्रिएट की थी कि उस वक्त जो है वो getShape टाइप जो है वो रॉन्ग शेप टाइप दे रहा था। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखिएगा कि ये क्रिएट हो गया। अच्छा, एक और इसमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास ये पेरेंट टाइप का वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी बात गौर सुनिएगा, और ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको ज़रा समझें कि किया मैंने क्या है कि मैंने जो शेप क्लास है उसका वेरिएबल ही यूज़ किया है, क्योंकि जो सब टाइप है कैन बी असाइंड टू सुपर टाइप। तो अब मैंने क्या किया कि सब टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया और सुपर टाइप को असाइन कर दिया। अब सुपर टाइप ने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन इस डिज़ाइन में फ़ायदा ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास है जो कि शेप यहाँ पे सर्कल है, वो कंपलसरी तौर पे उन 3 मेथड को डिफ़ाइन करेगी जो ऊपर पेरेंट क्लास में मौजूद है। हाँ जी, बात कोई समझ आई ये वाली या नहीं आई? सर ये आउटपुट एक बार रिवाइज कर दीजिए थोड़ा सा। कौन से वाली? ये शेप 2D इज इक्वल टू सर्कल, मतलब ये आउटपुट कैसे हाँ मिलती ये है? हाँ ये है कि जब हम सिमिलर टाइप्स बना रहे होते हैं ना, सिमिलर टाइप्स से मुराद ये होता है कि अगर आप इस इमेज को देखें तो ये सारी की सारी जो टाइप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ना, ये सिमिलर टाइप हैं और इनकी टाइप क्या है? शेप है। तो इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के आप शेप को असाइन कर सकते हैं जिस तरफ एरो जा रहा है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया सर्कल का और असाइन कर दिया शेप को। अगर आप इधर से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो शेप क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते? कि वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते वो, लेकिन इसकी किसी सब क्लास का, जैसा कि मैंने सर्कल का किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसके रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं। किसके रेफरेंस को? सर्कल का ऑब्जेक्ट शेप के रेफरेंस को, सर्कल का ऑब्जेक्ट शेप 2D के रेफरेंस को, ये आप असाइन कर सकते हैं। यानी अगर मैं दोबारा से इसमें देखूँ तो मेरे पास शेप 2D का ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शेप 2D असाइन न्यू सर्कल, सर्कल में मैं उसको कहता हूँ ये सर्कल येलो कलर का है और इसकी जो रेडियस है वो कुछ ये रेडियस है। ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे वो कॉल करूँगा शेप 2D डॉट गेट शेप टाइप, तो ये भी वैसा ही काम हुआ है जैसा कि इस लाइन नंबर 10 पे हो रहा था।
ये इसमें भी वही काम हुआ है कि ये पेरेंट टाइप है, सॉरी ये वाली पेरेंट टाइप है, ये चाइल्ड टाइप है। तो चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप को असाइन कर देंगे तो ये असाइन हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगी, जो उसका अपना मेथड है उसके मुताबिक आउटपुट आएगी, क्योंकि जो पेरेंट टाइप है उसके अंदर तो ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट था। तो अब ये देखिए दोनों सर्कल के लिए इसकी आउटपुट सेम आई है जो हम चाह रहे थे कि यानी एग्जैक्ट शेप टाइप बता रहे। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे चलाएं तो मेरे पास एक सब क्लास और है जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो आपको पता है ना जो रेक्टेंगल होती है, अगर मैं इसको बना दूं शेप 2D की सब टाइप, तो हमें पता होता है ना रेक्टेंगल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, लेंथ होगी, विड्थ होगी, कंस्ट्रक्टर होगा, इसी तरह से कुछ और चीज़ें होंगी। तो ये मैं अगर इसके अंदर 1 बाई 1 सारी चीज़ें ऐड कर दूं तो ये मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो अब इसमें देखिएगा कि क्लास का नेम रेक्टेंगल है। इसमें क्या इशू क्या आ रहा है, एक मिनट, ये एम्प्टी क्लास क्रिएट की मैंने जिस क्लास का नेम रेक्टेंगल है। मेरे ख्याल में ये क्रिएट करते हुए कोई इसमें इशू कर गया, तो मैं इस क्लास को दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। ये सिंपल है, सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने वो इसको पहले से एग्जांपल को कोड करके रखा हुआ था। तो अब ये क्या है कि ये रेक्टेंगल सब टाइप है, एक्सटेंड कर रही है शेप 2D को। दो इसके अंदर वेरिएबल हैं, लेंथ और विड्थ। हमें कंस्ट्रक्टर इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करे और अपने लोकल वेरिएबल्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस। एडिशनली क्या करना पड़ेगा कि हमें वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जो पेरेंट टाइप से आ रहा था वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी कर रहे हैं। एरिया वाला फंक्शन चूंकि हमें कंफर्म है कि लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। और पैरामीटर का भी पता है कि 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ है, तो ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। समझे इस बात को? आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन को फाइनल कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप चाइल्ड क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उसको वो डिफाइन ना करे। लेकिन अगर किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि चाइल्ड क्लासेस को आप इम्पोज कर रहे हैं या उसके लिए कंपलसरी कर रहे हैं कि अगर वो ये एक्सटेंड के रिलेशन में आती है तो उसके पेरेंट जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, बिहेवियर हैं, उनको रीडिफाइन करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ जी, कुछ समझ आई बात आपको कि अगर आपने कोई बिहेवियर पेरेंट के तौर पे चाइल्ड को इम्पोज करना है तो उन फंक्शंस को आप एब्स्ट्रैक्ट बना दें। अच्छा, अब इसी तरह से एक और मेरे पास एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसके नाम में कुछ इशू हो गया है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये इसका नाम जो है वो कुछ गलत हो गया। इसमें क्या इशू है देखिएगा ज़रा। स्पेलिंग जो फाइल नेम है वो डिफरेंट है और जो अंदर क्लास है उसके डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको रीफैक्टर कर लूँ, रीफैक्टर मीन्स रीनेम होता है, तो मैं इसको रीफैक्टर कर लेता हूँ। और एक मिनट, रीफैक्टर, हाँ जी अब ठीक हो गया। वो उससे ये बना रहा था कि उसके अंदर एक और सब फाइल बना रहा था। अब इधर आ जाए दोबारा, मैं रेक्टेंगल एक क्लास ले आया। अब ये देखें, यानी कि ये सब टाइप, ये दो सब टाइप्स। तो अब अगर इधर से आप देखें तो आपको एडिशनल क्या चीज़ का पता चला, वो ये पता चला कि जब इनहेरिटेंस में क्लासेस होती हैं तो कोई भी जो पेरेंट टाइप है उसके कुछ बिहेवियर्स को इनकम्प्लीट रख के, एब्स्ट्रैक्ट रख के चाइल्ड क्लासेस पे इम्पोज कर सकती है कि उसको डिफ़ाइन करें। अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वो जो पेरेंट टाइप है उसके अंदर गेट शेप टाइप का फंक्शन है, तो
तो आपकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उनके अंदर वो फंक्शन लाजमी होगा। तो ये एक कंफर्म हो गया। अब वो भले गलत बनाया सही बनाया, लेकिन वो जो प्रोग्रामर है वो फंक्शन बनाएगा। इसी तरह से अब जो हमारी डायग्राम चल रही थी इसके मुताबिक एक और आती है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि मैं क्लास क्रिएट करूँगा ट्राइंगल। ये क्लास है, इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? अभी जो सिनेरियो हम चला रहे हैं शेप 2D से, क्योंकि ये 2D की सब टाइप है। अच्छा, जब इसको हम ये कर लेंगे तो फिर ये भी अगर आपने डिसाइड करना है कि ये क्लास कंक्रीट रखनी है या एब्स्ट्रैक्ट रखनी है। अगर तो आपने कंक्रीट रखनी है तो फिर आपको वो सारा बिहेवियर उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें ना ये कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट हैं, बेस है, हाइट है, साइड 1 है, साइड 2 है, ये उसके एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कलर है, बेस है, हाइट है, साइड 1 साइड 2, तो ये कंस्ट्रक्टर है। ये वाला सुपर कॉल जैसे उस क्लास में था। ये अब गेट शेप का फंक्शन, ये चूंकि पेरेंट क्लास इम्पोज करती आ रही है कि इसने डिफ़ाइन करना है, तो इसलिए वो लाजमी तौर पर इस पर डिफ़ाइन होगा। एरिया इसका ये ऐसे होता है फार्मूला, ये आप देख लें सही है गलत है बहरहाल। इसके अलावा जो पेरीमीटर है वो बेस इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। सर हम जो सब क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि अब ये कंक्रीट क्लासेस बन गई हैं। अब हम यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये फर्दर इनहेरिट हूँ और फिर रीयूज़ हूँ, तो फिर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे या कोई और जो डिफ़ॉल्ट है जो भी आप करना चाह रहे हैं। प्राइवेट इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला रूल है कि आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट रखना है और जो फंक्शंस हैं उनको पब्लिक रखना है। तो यहाँ चूँकि हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे थे जैसा कि शेप क्लास है, तो इसका मतलब ये था कि ये डेफिनेटली ये क्लास इनहेरिट होगी। जब इनहेरिट होगी तो उसके लिए बेहतर जो उसकी चॉइस है वो प्रोटेक्टेड है। अगर यहाँ इसको प्राइवेट करते तो यहाँ 2 गेटर सेटर्स आपको बनाने पड़ते। इसके अलावा इसकी कोई और रीज़न नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये ट्राइंगल क्लास भी मेरे पास ये क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक साइड ये हो गई, अब दूसरी साइड ये थी, इसके नीचे 2 क्यूबॉइड और दूसरा जो था वो सिलेंडर या स्फीयर, 2 क्लासेस थी। तो इसकी भी 2 सब क्लासेस जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे स्फीयर है, एक पहली क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं स्फीयर। ये क्लास है। अब ये पहली क्लास है जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं शेप 3D से। अब शेप 3D से एक्सटेंड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसके मुताबिक, यानी कि अगर सपोज करें जो स्फीयर होता है उसके अंदर क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्राइवेट डबल रेडियस, ठीक है, ये हो गया। बाकी जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें और हो सकती हैं, जो जैसा कि कंस्ट्रक्टर है और इसके अलावा जो है वो उसकी वॉल्यूम का है और गेट और सेट फंक्शन है। तो वो आप ये देख लें, ये कुछ फंक्शन हो गए। मिसाल के तौर पे ये है कलर और रेडियस, ये वही चीज़ रिपीट होती जा रही है। शेप टाइप भी डिफाइन होगी, जो उसका सरफेस एरिया है वो उसका ये फार्मूला गिवन है, ये आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, 4 इंटू मैथ पाई रेडियस इंटू रेडियस। इसी तरह से ये वॉल्यूम का फंक्शन है। तो अब ये आपने एक कंक्रीट सब टाइप बना दी जो ये वाला शेप वो है, यानी 3D है। तो मैं अगर शेप 3D को यहाँ पे सॉरी शेप 3D तो आ गया था, उसके अंदर स्फीयर, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये मेरे पास एक ये एग्जांपल इस तरह से हो गया। तो ये ध्यान में रखें कि शेप 2D और शेप 3D ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, लेकिन नीचे जितनी भी हैं ये कंक्रीट क्लासेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। इस सिनेरियो के मुताबिक जो मैंने शुरू में आपसे शेयर किया था, एक क्लास रह गई है जो कीबोर्ड है। तो अब अगर हम इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें तो वो इसकी यहाँ पे एक मिनट इसकी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये एक्सटेंड किससे होगी,
शेप 3D से। बाकी जो है ना इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो टाइम बचाने के लिए वो मैं आपको इनके मेरे पास नोट पैड में पड़े हैं, मैं वहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो इसको ये देख लीजिएगा, 3 इसके लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, कंस्ट्रक्टर है। ये क्लास जो है वो आ रही है पेरेंट टाइप से, और इसी तरह से ये वाली जो क्लास है ये आ रही है ये सॉरी क्लास कह रहा हूँ, बिहेवियर है, ये सरफेस एरिया पेरेंट टाइप से आ रहा है और ये चाइल्ड टाइप से आ रहा है। तो अभी अगर मैं इसको वो करूँ तो ये जो मेरी एग्जांपल है ये उसके मुताबिक ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब जो प्रीवियस इनहेरिटेंस थी और इस इनहेरिटेंस में फ़र्क क्या है? हाँ जी, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? कोई भी ऐसी क्लास जिसके अंदर 1 और मोर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। अब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पब्लिक होना चाहिए और उसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप समझिए कि उस फंक्शन के एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे, सिग्नेचर के एंड पे एब्स्ट्रैक्ट, यानी इसकी बॉडी या डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा तो वो जो क्लास है वो भी क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब भी कोई फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट, तो ये लाजमी है कि वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कीवर्ड से पहले बताते हैं, फिर शेप हो गया, यानी पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर क्लास नेम, फिर जो उसका रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास हमने क्रिएट की। अब अगर सब क्लास बनाएंगे तो या तो उसके अंदर वो सारे के सारे बिहेवियर कंफर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, या फिर आप उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। तो इसी तरह से ये जो एग्जांपल है ये भी हमने एब्स्ट्रैक्ट इसलिए रख दी कि अभी हमें पता है कि एरिया हर शेप का अपना होता है, पेरीमीटर भी अपना होता है। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ अगर नहीं करते, ये ना करते यहाँ पे, तो फिर ये होता है कि हर चाइल्ड क्लास अपनी मर्ज़ी के मेथड्स बना रही होती अपने नाम से। अब वो ऐसा ही मेथड बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे लाजमी। उसके प्रूफ के तौर पे आप ये देख लें कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर ये कलर रेडियस, अब चूँकि इसके अंदर रेडियस आ गया था तो अब ये फंक्शन एरिया वाला ओवरराइड हुआ कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पेरेंट टाइप के मेथड ने सजेस्ट किया। उसमें यहाँ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ सेमीकोलन था तो उसकी बजाय ये आपको पूरी ब्रैकेट ऐड हो गई। हाँ जी, ठीक है, ये बात समझे? तो ये एरिया हो गया, देन पैरामीटर हो गया, देन अच्छा ये वाला फंक्शन जो पेरेंट टाइप से आ रहा है, ये देखिए, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन किया था। अब ये तमाम चाइल्ड क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ तक बनाने के बाद फिर हम उसकी जो पेरेंट शेप है उसकी दूसरी ब्रांच पे आते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो 3D शेप्स होती हैं उसमें सर वॉल्यूम, जी उसे सर ये जो फंक्शंस में अभी हमने वैल्यूज लिखी थी जो हमें डिस्प्ले हो रही हैं, तो वो मतलब कहाँ का किस किस क्लास के लिए डिस्प्ले हो सकती हैं? मतलब समझा नहीं क्वेश्चन आपका कि डिस्प्ले से क्या मुराद है? वो जो अभी आपने शेप 2D थी या सर्कल थी जहाँ पर आपने वैल्यूज फंक्शन को दी हुई हैं जी, तो ये अब कहाँ कहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं ओवरराइड जो हुए हुए हैं फंक्शन? ये सिर्फ इसी सर्कल की क्लास में है, या इसकी कोई आगे सब क्लास बनाते हैं। जैसे आप समझते हैं कि अगर ओवल जो है वो सब टाइप है सर्कल की, तो अगर आप एक और क्लास क्रिएट करेंगे ओवल और उसको एक्सटेंड करेंगे सर्कल से, तो फिर ये सर्कल में विजिबल होंगी, अदरवाइज वो इसी के अंदर है। लेकिन इसमें कॉमन बिहेवियर ये है कि जो पैरामीटर है ये शेप 2D में है, तो यानी जो शेप 2D की ये सब टाइप है। एरिया भी शेप 2D के अंदर है, ये उसकी भी सब टाइप है। इसी तरह से ये जो गेट शेप टाइप है ये भी पेरेंट क्लास है, ये यहीं पे विजिबल होंगे। लेकिन ये कनेक्टेड किस तरह से हैं कि अगर आप डेमो के अंदर, सुनते जाइएगा, अगर आप डेमो के अंदर पेरेंट रेफरेंस को
चाइल्ड ऑब्जेक्ट देंगे तो इसको पता होगा कि इसके अंदर गेट शेप टाइप का फंक्शन मौजूद है। अब इसको ज़रा एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये शेप 2D ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? ये किस टाइप का है? ये शेप 2D टाइप का है ना, शेप 2D टाइप का वेरिएबल है ये, इसके अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। शेप के अंदर सर्कल है ना, शेप के अंदर जो चीज़ स्टोर हो रही है वो क्या है? सर्कल का ऑब्जेक्ट है। तो अब शेप को देखें तो शेप के अंदर क्या एरिया का फंक्शन है? इसको देखें ज़रा, नहीं है, ये है, ये है और ये है। शेप 2D पे है, इसके अंदर एरिया भी है और पैरीमीटर भी है। सर्कल के अंदर एरिया भी डिफाइन है, पैरामीटर भी डिफाइन, पैरीमीटर भी डिफाइन है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे जो डेमो क्लास है, किधर की डेमो क्लास, यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता हूँ शेप, पहली शेप का नाम यही है ना, शेप डॉट एरिया। शेप के अंदर किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है? सर्कल का। तो वो क्या ये फंक्शन कॉल होगा? नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो शेप टाइप है उसको नहीं पता कि इसके अंदर एरिया का फंक्शन है या नहीं है। लेकिन जब मैंने शेप 2D के अंदर से ये कॉल किया तो ये कॉल हो गया। और इवन अगर मैं यहाँ पे शेप 2D का एरिया कॉल करूँगा तो वो भी हो जाएगा अगर इसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो D कैपिटल था उसमें, देखिए इसको ज़रा केयरफुली समझिएगा। मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ कि ये क्यों एक्सेस नहीं हुआ। इसलिए एक्सेस नहीं हुआ कि ये जो पेरेंट टाइप का रेफरेंस था उसको नहीं पता था कि इनकी चाइल्ड टाइप ने ये एरिया का बिहेवियर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि हम एक शेप 2D में कास्ट कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको डाउन कास्ट कर लेंगे तो अब इसके लिए वो बिहेवियर विजिबल हो जाएगा। तो इसको आप ज़रा दोबारा से देखें कि मैंने क्या किया। ये नहीं एक्सेस, यानी कि अच्छा ये वाली लाइन देखें ज़रा, ये आपको समझ आई बात, ये कि जो वेरिएबल मैंने बनाया था वो किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का। उसके अंदर ऑब्जेक्ट उसकी चाइल्ड टाइप है और ये जावा में अलाउड है, वैलिड है। तो अब जब ये हो गया तो यहाँ पे देखें गेट शेप टाइप का फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन एरिया का नहीं हुआ। एरिया का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो वेरिएबल रेफरेंस है ये पेरेंट टाइप का है। इस वक्त तक नहीं पता था कि इसके अंदर एरिया का फंक्शन भी होगा, पैरीमीटर भी होगा। लेकिन जब आप शेप 2D पे आए तो फिर इसको वो चीज़ आपने बता दी कि इसके अंदर भले एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन एरिया का भी फंक्शन होगा और पैरीमीटर का भी होगा। तो जब आप सर्कल पे आए तो फिर आपने उन सबको कंक्रीट कर लिया। तो जब हम इसको यानी कि इस वाली लाइन को मैं कह देता हूँ इनवैलिड है और इसको मैं कहता हूँ ये वैलिड है, ठीक है। ये इनवैलिड क्यों है? पेरेंट does not know child behaviors, यानी उसके जो फंक्शंस हैं बिहेवियर्स उनका नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फिर डाउन कास्ट करना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ तक देखें, ये कुछ बात समझ आई है या नहीं आई? ये डायग्राम समझ आई है? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी इसमें इनहेरिटेंस करें। सिर्फ प्रीवियस क्लास से इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और ये वाला फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट है। फिर चाइल्ड क्लास में गए, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है
और इसके अंदर ये दो फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं इस क्लास के ऊपर, अब ये कंक्रीट क्लास हो गई है, ये वाली कंक्रीट क्लास है। तो अब जब कंक्रीट क्लास है ये वाली, एक मिनट किधर गई, ये वाली, जब ये कंक्रीट क्लास है तो इसके अंदर ये सारे फंक्शन ये डिफाइन हुए हुए हैं, एरिया, गेट, शेप टाइप और पैरामीटर। लेकिन फ़ायदा ये है कि सारी की सारी ये सिमिलर टाइप्स हैं, यानी कि ये सारी शेप्स हैं। अच्छा, ये वाली सारी जो है शेप 2D हैं इंक्लूडिंग ये ट्राइंगल, और ये वाली जो है ये शेप 3D है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने इनहेरिटेंस भी कर ली, पेरेंट क्लास ने कुछ रूल्स इम्पोज कर दिए चाइल्ड क्लासेस पे यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर, और फिर आपने इसको यूज़ भी कर लिया। इस तरह की हमने क्लासेस बना ली। अच्छा, कुछ जो डेमो है उसकी डेमो क्लास की कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बने पड़े हैं, तो वो मैं ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, इसको आप देखिएगा। शेप 2D है, इसके अंदर सर्कल का ऑब्जेक्ट है। शेप 2D है, इसके अंदर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है। शेप 2D है और इसके अंदर ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शेप 3D है, उसके अंदर ये स्फीयर है, क्यूबॉइड है। फिर उसके ना डिफरेंट फंक्शन जो हैं उनको यूज़ किया हुआ है, यानी उसमें डिस्प्ले कलर है, कैलकुलेट एरिया है। तो अब ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। ये चीज़ आज जो मैंने बताई है ये इनहेरिटेंस में न्यू है। क्या बोला कि रेफ ऑब्जेक्ट चाइल्ड टाइप का है, असाइन हम पेरेंट टाइप को कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये एक न्यू चीज़ है। और ये जावा के अंदर ये अलाउड है कि आप सब टाइप्स पेरेंट टाइप्स को असाइन कर सकते हैं। सेम इसके साथ है, और इसी तरह से आप इसको देखें तो ये कर सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास है शेप, टाइप है ना, शेप क्या थी, पेरेंट टाइप थी, मैं इसको कहता हूँ शेप्स। अब ये सिंबल जो मैंने लगाया ये क्या चीज़ है, रे का सिंबल है। न्यू शेप, क्या मैं अगर ऐसा कर लूँ और यहाँ पे लिख दूँ CRTCCB, अब मुझे बताएं कि इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये टाइप कौन सी है, शेप है, और उसको मैंने 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं, और पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट जो है वो उसने कहा जी ठीक है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो क्वेश्चन करें ताकि हम उसको क्लियर करके आगे चलें। ये जो है ना, ये वाली, ये तो नज़र आ रही है ना शेप 2D है, ये वाली शेप 3D है, लेकिन इधर मैंने सारी 2D और 3D एक ही एरे में डाल दी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि ये सारी की सारी टाइप्स जो हैं सब टाइप्स हैं शेप की। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन अगर यहाँ बात क्लियर ना हो तो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये सर फिर जब ये शेप के अरे से सबको कॉल करेंगे, क्या कह रहे हैं? मतलब जो आपने यहाँ बनाया ना शेप अरे, हम्म और उसका ऑब्जेक्ट है शेप्स, हम्म उसके अंदर जो हमारे सब जो सब टाइप्स है उन सबको हमने किया है, यूज़ कर लिया है, यानी उसको असाइन कर दिया है। वो 2D है, 3D है, सर्कल हैं, सारे इसमें ऐड कर दिए। तो ये 2 बार उसको कॉल करेगा, पहले ऊपर सिंगल कॉल नहीं करेगा फिर नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं सपोज करें कि मैंने इधर से लेकर ये नीचे वाला ये ना कमेंट कर दिया। अब मैं इसको ना लूप करता हूँ। अब पता है ना, लूप हम इनहैंस फॉर लूप डिस्कस किया था हमने, नहीं किया था? मुझे याद होता है किया था, अगर नहीं किया था तो इसको देख लें। इसमें हम शेप टाइप का कोई टेम्प शेप बना लेते हैं, ठीक है, फॉर लूप है। दूसरी साइड पे हम इसको शेप्स दे देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं तमाम शेप्स के नेम प्रिंट करूँ।
इसको गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं टेम्प शेप डॉट गेट शेप टाइप, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं कि वो एक ही रेफरेंस था, लेकिन उनका ना डिफरेंट तरह का आउटपुट आ रही है। कहीं 2D आ रही है, कहीं 3D आ रही है, कहीं सर्कल आ रहा है, कहीं क्यूबॉइड आ रहा है। तो अब ये मैंने ये सारे का सारा प्रिंट कर लिया। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि एक ही एरे के अंदर आपने सारी शेप्स रख दी। तो कॉमन क्या था इनमें कि सारी शेप्स थी। तो अब मुझे बताएं, यहाँ ये बात समझ आई नहीं आई आप लोगों को? ओके सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मुझे ना सिर्फ जो शेप 2D है ना उनका एरिया प्रिंट करना है। तो अब अगर वैसा मैंने करना है तो फिर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना एरिया, ये देखिएगा, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये जो शेप्स हैं ना 3D वाली, इनमें एरिया का फंक्शन नहीं है। तो जो पेरेंट शेप टाइप है उसको भी नहीं पता कि एरिया का फंक्शन होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसको कास्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं डाउन कास्टिंग। तो कास्ट किस में करेंगे? इसको हम शेप 2D में कास्ट करेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, अभी भी मैं इसको रन करूँगा ना तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा ये आप देख लेते हैं कि एक शेप का एरिया प्रिंट हो गया, ये दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, ये पांचवी के ऊपर ना एरर आ गया। एरर क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। वो कहता है कि जी जो शेप 3D है वो 2D में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। जो शेप 2D है वो 3D में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो कास्टिंग है ये पॉसिबल नहीं थी। उस जगह पे एरर आ गया था। अगर ये मैं ये C उठा के, ये C दो दफ़ा एक्चुअली इसमें आया हुआ, तो इस वजह से अगर मैं ये C जो है CB ये यहाँ कर देता हूँ और C यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब पहली लाइन में एरर आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, पहली लाइन में क्लास कास्ट एक्सेप्शन कैन नॉट बी कास्ट टू शेप 2D। तो फिर इसको मेक श्योर करने के लिए हम उसके अंदर सब टाइप को चेक भी कर सकते हैं कि जो टेम्प शेप है अगर वो इंस्टेंस है किसका? शेप 2D का, तो देन कास्ट करें, अदरवाइज ना करें। यानी कि अब चूंकि मेरे पास एक एरे थी जो कॉमन एरे थी, ये वाली, ये फिर मैंने इसको आइटरेट, अब मुझे तो नहीं पता ना कि कौन सी जगह पे कौन सी शेप पड़ी हुई है, तो उसको फिर वेरीफाई करने के लिए फिर हमने ये काम किया। इंस्टेंस ऑफ क्या करता है? ये एक ऑपरेटर है जो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करता है कि क्या ये है या नहीं है। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। तो जितनी देर ये ट्रू होगा उतनी देर वो उसकी आउटपुट आएगी। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट है वो तीनों आउटपुट आएंगी और वो एरर वाला नहीं हो जाएगा। अब मैं अगर कहता हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो यानी कि इस लिस्ट के अंदर अगर कुछ 2D शेप 3D शेप्स हैं तो उनका वॉल्यूम प्रिंट करना है। यानी सिर्फ यही वाली सिनेरियो को शिफ्ट कर देते हैं शेप 2D से शेप 3D की तरफ। एरे का नेम शेप्स है। आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में जिस भी टाइप की एरे है वो आप जेनेरिकली उसको लिख दें। यानी कि मैं इसको कहता हूँ शेप टेम्प
कॉलन लगा के फिर उसके बाद जो है हम इसमें शेप्स एक लिस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये खुद ही मैनेज करेगी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और इसने उसको उतनी दफ़ा आइट्रेट करना है। अब कंडीशन मैंने ये लगाई है कि इफ़ ये जो शेप टेम्प है, ये टेम्प शेप इंस्टेंस ऑफ शेप 3D, तो देन हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो शेप टेम्प है, शेप टेम्प का क्या करें यहाँ पे डाउन कास्ट करें। तो डाउन कास्टिंग के लिए आपको क्या करना होता है, उसके साथ ये ऑपरेटर लगा दें। तो मैं इसको डाउन कास्ट कर देता हूँ 3D में। अब जब ये डाउन कास्ट हो गया तो इनकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम इसके बाहर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। देन अब इसका हम फंक्शन वॉल्यूम वाला कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होगा कि ये 2 दफ़ा जहाँ जहाँ उस वो ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर ये वही स्पेसिफिकली जो है वो आउटपुट दे देगा। तो ये 24 है, वो अब 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, वो उसको आप देख लें। तो ये 3 था, ये 3 था, तो बाई चांस में भी, या इसमें शायद मैं एस मिस कर गया हूँ किसी जगह ना। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखिए, ये 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आउटपुट यहाँ पे आ गई है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे पास, मैंने अगर ये फंक्शन कॉल करना हो यहाँ पे, सपोज करें मैं यहाँ 2 मेथड ऐड कर देता हूँ, सेटर्स गेटर्स, किसके, रेडियस के। ये 2 किस क्लास में मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिएगा सर्कल क्लास है। ठीक है, सर्कल क्लास में मैं ये ऐड कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताइएगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी सर्कल्स हैं, जैसे कि सपोज करें ये सर्कल है, ये है एक, मैं इसका और सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ C2 और यहाँ पे इसका रेडियस मैं 6 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जितने भी सर्कल हैं, सर्कल्स का जो रेडियस है वो प्रिंट करना है। तो ये लूप मुझे कैसे चलाना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही होगा ना, ये वाला यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। ठीक है, उसको डाउन कास्ट भी हमें सर्कल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्कल का सेट और गेट रेडियस का फंक्शन है वो सिर्फ उसको ही नोन है। ये मैं गेट रेडियस यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये कमेंट कर देते हैं। अब इसको देखें, यानी कि ये जो सेट रेडियस गेट रेडियस का फंक्शन है ये सिर्फ सर्कल में है, ना शेप 2D को इसका पता है ना ही किसी और। तो ये इसका रेडियस आ गया, तो 5 जो है वो प्रिंट हो गया। C1 था, C1 मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, तो C1 इसमें ऐड भी कर देंगे, या C2, तो वो फिर 2 रेडियस जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो इसको देखिएगा कि क्या आउटपुट आती है। देखिए 5 और 6। अब दोबारा से मैं ज़रा इसको एक रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन ये है कि जिस तरह हम जावा के अंदर बाज़ बात किसी भी मेथड को या क्लास को फाइनल बना देते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट या ओवरराइड ना हो। इसी तरह जावा के अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप चाइल्ड क्लासेस को बाउंड कर सकते हैं कि वो पेरेंट क्लास वाला फंक्शन उसमें ऐड करें। अब उस फंक्शन से मुराद उसकी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, यानी कि फंक्शन का नाम भी बता दिया, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी बता दी। ऑब्वियसली ये एब्स्ट्रैक्ट होगा तो पब्लिक रखना पड़ेगा, तो फिर आप ये फंक्शन बनाते हैं। अब जो भी इस क्लास की चाइल्ड क्लास होगी वो लाजमी तौर पे इसका कंक्रीट वर्जन डिफ़ाइन करेगी, यानी कि जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी डेफिनेशन मौजूद होगी। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो या तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, या अगर आपने कंक्रीट बनाना है तो उसमें जो पेरेंट टाइप के जितने भी
एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इधर आ जाते हैं सर्कल में, तो वही काम कि अब चूँकि सर्कल हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनानी थी, तो फिर हमने क्या किया कि वो सारी की सारी उसके अंदर जो इनकम्प्लीट बिहेवियर था उसको मुकम्मल किया। यानी ये इनकम्प्लीट था, एब्स्ट्रैक्ट था, ये एब्स्ट्रैक्ट था, ये सॉरी ये नहीं था, ये एरिया वाला था। तो ये सारे के सारे हमने डिफ़ाइन किए। यही सेम सिनेरियो 3D वाली साइड पे है। तो 3D में भी दो सब क्लासेस थी, क्यूबॉइड था और स्फीयर था। तो फिर इसी तरह से एक ट्राइंगल भी है और रेक्टेंगल भी है। अगर हम विजुअली देखें तो आपको इस तरह की कोई शेप एग्ज़ाम में दी जा सकती है। ये एक डायग्राम है, जो अपवर्ड एरो जा रहा होगा इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट टाइप है जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, और दूसरी जो है वो चाइल्ड टाइप है। जो चाइल्ड टाइप है, फिर इसी तरह से जब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो इसमें अगर ये प्लांट यूएमएल की डायग्राम होगी, ये डिफरेंट और उनकी कन्वेंशन हैं, तो वो इस तरह नज़र आ रहा होगा। अगर मैं सपोज करें मैं इंटेलिजे से बनाता हूँ, तो इंटेलिजे में वो जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप है वो इस तरह से नज़र आ रही होगी आपको कि ये ब्रोकन यानी डॉटेड सर्कल है, ये भी डॉटेड सर्कल है। इसी तरह से ये जो ये ओपन लॉक है, इसका मतलब है ये पब्लिक की प्रोटेक्टेड टाइप है, ये प्राइवेट है। इसी तरह से आप आगे देखते जाएं तो ये पब्लिक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट है। चाइल्ड में जाएं, ये कंक्रीट क्लास है। अब इसी तरह से ये जाएं, ये कंक्रीट क्लास है। ठीक है, ये जो इधर यहाँ पे ना डॉट लगा हुआ नज़र आया आपको, ये देखिएगा, ये मैं इसको ज़रा और जूम कर देता हूँ आपको ना, ये देखें यहाँ पे ये डॉट नज़र आया, बाकी जगह पे लॉक नज़र आ रहे हैं। तो ये किस क्लास में डॉट नज़र आया? रेक्टेंगल। अब इसमें देखते हैं कि रेक्टेंगल में क्या चीज़ चेंज है जिसकी वजह से, तो इसकी जो एक्सेस है करंटली वो पब्लिक है, डिफ़ॉल्ट है। तो अगर डिफ़ॉल्ट एक्सेस होगी तो वहाँ पे उस तरह डॉट लगा होगा, अदरवाइज़ जो है वो ये इसमें अगर हम देखें तो एक मिनट ये देखिएगा, यहाँ पे किधर भी डायग्राम, यहाँ से मैं दोबारा से शेप क्रिएट करता हूँ। मेरे ख्याल में वो ड्यू टू सम रीज़न वो बंद हो गई थी। तो ये सर्कल है, जो रेक्टेंगल थी वो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, अब ये अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेस टाइप इसकी पब्लिक है। वो पहले जो सर्कल से लगा होता था तो उसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट विद इन फोल्डर एक्सेसिबल होती हैं। अगर किसी और फोल्डर में पड़ी होगी तो वो एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है इसमें ये यूज़ हो रहा होगा जो दूसरी डायग्राम है, जो स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम है, इसमें ये माइनस है, प्लस है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो प्रोटेक्टेड होगा तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे वो हैश साइन यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि प्रोटेक्टेड कहाँ पे था, तो वो जो हैश साइन होता है वो प्रोटेक्टेड के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये यूएमएल डायग्राम है जो प्लांट यूएमएल है, एक लैंग्वेज है, सर्वर है, वहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं कोड दे के भी और वैसे भी। तो बाकी ये है कि इसको आप फ़िलहाल के लिए ये देख लें। अब कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो करें, ताकि हम इसको फिर कंक्लूड करें। हाँ जी बच्चों, जो पेरेंट क्लास है जी जी, उसके अंदर आपने जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब सपोज करें जी आपको कोई कांटेक्ट करता है कि जी मेरा स्टोर है, उसके लिए ना आप मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दें। ठीक है, आप उससे पूछेंगे कि आप क्या चीज़ सेल करते हैं। वो कहता है जी मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अब प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं ग्रॉसरी की प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट हैं, कोई वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है,
तो यानी वो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, कोई सुपर स्टोर ले लें। लेकिन कॉमन हर प्रोडक्ट की चीज़ क्या है कि एक प्रोडक्ट आईडी कॉमन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉमन है, प्रोडक्ट प्राइस कॉमन है, ठीक है ना, ये सुनते जाइएगा। तो आप उसको कहते हैं जी ठीक है, मैं एक जेनेरिक जो प्रोडक्ट है उसमें ये 3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ। प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है और प्राइस। लेकिन प्राइस जो है वो बाज़ के ऊपर टैक्स है, बाज़ के ऊपर नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें टैक्सेबल हैं, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें हैं जो टैक्सेबल नहीं है, या अगर उसकी प्राइस सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जाती है तो वो टैक्स लग जाता है। तो फिर उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं कि एक सुपर टाइप बना देते हैं जिसका नाम प्रोडक्ट रख देते हैं। फिर आ जाते हैं आप ग्रॉसरी प्रोडक्ट के ऊपर। आपको पता है ना, ग्रॉसरी प्रोडक्ट के अंदर डेट ऑफ एक्सपायरी हो सकती है, यानी उसकी जो डेट मैन्युफैक्चरिंग या जो भी इसको कह लें उसकी डेट हो सकती है। देन वो बेस्ट बिफोर या इस तरह की कोई चीज़ लिखी हो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। तो वो जो है वो ग्रॉसरी स्पेसिफिक है, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे तो वारंटी होगी, वारंटी पीरियड होगा। अब एक हल ये है कि वो सब की आप अलग-अलग जो है वो एरेज मेंटेन करें, यानी कि एक एरिया बना लें इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक बना लें ग्रॉसरी की, एक वो जितनी भी आप अब सारी एरेज को ना सेपरेट चलाएं। फिर किसी ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ये जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं और एक जो फ़ोन, टैबलेट, पीसी वो होती हैं। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन इंटायरली डिफरेंट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हुए आप सब टाइप्स क्रिएट करें। तो उन सब प्रोडक्ट्स को कॉमन लोकेशन पे रखने के लिए ये जो आप कह रहे हैं कि जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम है ये हम करते हैं। तो इसका फिर फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करें जी आपको किसी ने कहा जी तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस 10% इंक्रीज़ कर दें, तो अब वो प्राइस चूँकि सबके हर प्रोडक्ट की प्राइस होगी तो वो आपने रूट पे डिफ़ाइन की होगी, यानी पेरेंट आई। तो फिर आप उसको आइटरेट करेंगे, ये इस तरह वाला लूप चला देंगे और वो सबका अपडेट है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी आप ये चेक करना चाह रहे हैं जी कौन कौन सी ग्रॉसरी प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाली है या आज एक्सपायर हो चुकी है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसी लिस्ट को आइटरेट करेंगे, जैसे फ़िल्टर नहीं लगाते हैं। तो फिर आप ये फ़िल्टर लगा के वो जो ग्रॉसरी प्रोडक्ट होंगी फिर उसकी अगर एक्सपायरी आ चुकी है तो आप उसके मुताबिक उससे वो लिस्ट ले लेंगे, आईडीज़ आपके पास आ जाएंगे। समझे इस बात को? तो चीज़ों को यानी एक किस्म का कंबाइन भी रखा हुआ है लेकिन उनके अपने बिहेवियर उनके अपने साथ भी है। तो इसलिए ये जो एक लॉजिकली ना उसकी यही वो बनती है। समझ गए बात को? जी सर। हाँ, बाकी यह है कि बाकी आप चूँकि कोई एग्जांपल अभी करेंगे, बनाएंगे एप्लीकेशन, तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी आइडिया हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए जो है वो मैं फिर इसको आप वाइंड अप, और किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि ये चीज़ पेपर में आ रही है तो फिर समझें कि फिर ये आपके लिए वो क्या होता है, एक मास्टर वो है, यानी कि एक रेफरेंस है। तो अदरवाइज़ अगर वो इसमें नहीं आता तो फिर आप समझें कि वो फाइनल पे चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो इसके लिए एक की कंपोनेंट है आपके जो कोर्स का। जो एडिशनल चीज़ मैंने बताई है उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। बाकी जेनेरिक इनहेरिटेंस है, ये वाला मैंने काम किया है। पेरेंट टाइप पे रेफरेंस को साइन किया है। डाउन कास्ट अप कास्ट का ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 2-3 चीज़ें आपने देख लेंगे। ठीक है जी, फिर मैं अटेंडेंस लगा दूँ। हाँ जी, क्या कहते हैं, या कोई है क्वेश्चन किसी का? सर वैसे मिड टर्म में सवाल किस तरह के आएंगे? अभी 2 महीने गुजरने वाले, हमने सो फार सिर्फ एक क्विज की है और फिर बीच में क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। कोई आइडिया नहीं है क्या काम है कि किस तरह के सवाल आने चाहिए। अच्छा, इसमें ना जो बाज़ का ना